जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे। फिलहाल में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से एक वैकेंसी निकली हुई है और वो वैकेंसी है सफाई कर्मचारी की। आज के इस वीडियो में इसी भर्ती के बारे में हम बहुत डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो सफाई कर्मचारी की जो वैकेंसी निकली हुई है इसमें टोटल कितने फॉर्म भरे जाएंगे, सेफ स्कोर कितना हो सकता है। यहाँ पर सेफ स्कोर का मतलब है, देखो एग्जाम होने से पहले कट ऑफ कितनी जा सकती है इसके बारे में अनुमान लगाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। लेकिन जब हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हम एक टारगेट लेकर चलते हैं कि यदि हमारा स्कोर इससे ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा फाइनली तरीके से यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आप इस वैकेंसी की बिल्कुल सीरियसली तरीके से तैयारी कर रहे होगे तो आपने भी एक टारगेट ले लिया होगा कि मेरे को कम से कम इतना स्कोर तो करना ही है। यदि मेरा स्कोर इससे ज़्यादा चला जाएगा तो मेरा 100% तरीके से सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपने यदि ऐसा टारगेट नहीं लिया तो आपको एक टारगेट फिक्स करना चाहिए कि मेरे को कम से कम इतना स्कोर करना ही करना है। तो उससे क्या होगा कि जब आप मॉक टेस्ट देंगे और आपका स्कोर यदि उससे कम रहेगा तो आपको खुद को एक बार सोचने को मिलेगा कि यार मेरा स्कोर बहुत कम हो रहा है, मेरे को बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करनी चाहिए क्योंकि इतने स्कोर से मेरा किसी भी हाल में यहाँ पर सिलेक्शन नहीं होने वाला। साथ ही साथ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले कि इस वैकेंसी में अब के बाद टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं, कंपटीशन कितना क्या रहने वाला है, साथ ही साथ पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी और एक सबसे मेन कि यहाँ पर काम क्या करना होगा। इन सभी के बारे में बहुत डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो जो सफाई कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं। मैं डॉक्टर अजय शर्मा, राइटर एंड एजुकेटर, फिर से आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले हम जॉब प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो आपकी जो जॉब लोकेशन है वो ओवरऑल इंडिया में कहीं पर भी रह सकती है। अलग अलग इसमें ब्रांच है, जिस ब्रांच से आप फॉर्म अप्लाई करोगे, जिस जोन से आप फॉर्म अप्लाई करोगे, आपकी जो पोस्टिंग है वो उसी जोन में रहने वाली है। तो सबसे पहली बात तो आपकी जो पोस्टिंग है वो जोन वाइज ओवरऑल पूरे इंडिया में कहीं पर भी रह सकती है। दूसरा, आपको काम क्या करना होगा। देखो सफाई कर्मचारी की वैकेंसी है तो जाहिर सी बात है आपको सफाई का काम करना होगा। अब सेंट्रल बैंक में आपको वहाँ की सफाई करनी होगी, ठीक है। वहाँ के जितने भी सिस्टम है, जितने भी लैपटॉप है, जितने भी कंप्यूटर है, जितने भी टेबल हैं, उनकी साफ़ सफाई करनी होगी। उसके अलावा आपको वहाँ पर पानी की बोतल भर के, और जो वहाँ के कर्मचारी हैं, जो पीओ है, जो मैनेजर है, उनको आपको पानी की बोतल पकड़ानी होगी। तो इस तरीके से आपको सफाई से रिलेटेड सारे काम करने होंगे, ठीक है। वहाँ पर साफ सफाई रखने का काम, फाइलों को अच्छे तरीके से साफ कर करके रखने का काम होगा। जैसे बहुत सारी फाइलें रखी होती है बैंक में, तो वो जो फाइलें उनके ऊपर धूल जम जाती है, तो आपका काम क्या रहेगा, उन फाइलों को अच्छे तरीके से कपड़े से साफ करके वापस रखोगे। वहाँ पर जो डेस्क बने हुए हैं उन डेस्कों को आप साफ करोगे। तो इस तरीके का वहाँ पर ये मोटा मोटा आपका काम रहने वाला है। वर्कलोड की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं रहने वाला, ये ध्यान रखना। बैंकों में भाई आप कभी भी गए होंगे बैंक में तो सदा एक लंबी लाइन देखने को मिलती है। सबसे ज़्यादा लंबी लाइन हमें एसबीआई बैंक में देखने को मिलती है, उसके बाद सेंट्रल बैंक में देखने को मिलती है। तो वहाँ का जो अदर स्टाफ है वो तो पूरे दिन भर बिजी रहता है, लेकिन आपका काम क्या रहेगा, जाते ही आप सफाई कर दोगे, ब्रांच को खोल दोगे, उसके बाद में आपका काम फ्री। आप पानी की बोतल भर के रख दोगे, उसके बाद आराम से बैठो, किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर लो, ईयरफोन लगा के वीडियोज़ देख लो, किसी भी सब्जेक्ट के, किसी भी कोर्स के, ठीक है। बीच में कोई छोटा मोटा काम हो, एक फाइल को दूसरी जगह पहुंचाना हो, ठीक है, या कोई कोरियर आ रहा है, जैसे मान लो सपोज डेट कोई पोस्ट ऑफिस से कोई कोरियर आया आपके ब्रांच का, तो उसको लेकर आना पड़ेगा, या फिर कोई कोरियर देके आना है तो वो भी आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके के यहाँ पर ये जो मोटे मोटे काम है ना वो आपको करने पड़ेंगे, लेकिन तुलनात्मक रूप से जो वर्कलोड है वो बहुत ज़्यादा नहीं रहने वाला। ब्रांच को आप खुद खोलोगे, ब्रांच को आप खुद बंद करोगे, इसलिए जो बैंक का टाइम रहेगा, सपोज डेट 9 बजे बैंक का टाइम रहता है, तो आपको 8:30 बजे वहाँ पर जाके ब्रांच को खोल के उसकी साफ़ सफाई करनी होगी और फिर सारे एम्प्लॉय चले जाएंगे, उसके बाद आपको ब्रांच को बंद करना होगा। तो ये आपको अच्छे तरीके से वर्क प्रोफाइल समझ में आ गई होगी कि आपको काम क्या करना होगा। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि सेफ स्कोर कितना क्या रह सकता है। देखो यहाँ पर जो आपका एग्जाम होगा, दो तरीके से, दो लेवल से एग्जाम होगा। एक तो आपका पीईटी होगा, प्री एंट्रेंस टेस्ट होगा, जो आपका रिटन एग्जाम होगा। जब आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे तो उसके बाद में आपका एक लोकल लैंग्वेज का टेस्ट और होगा।
ठीक है। तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस है 2 फेज से होने वाला है। सबसे पहले आपको रिटन एग्जाम पास करना होगा, उसके बाद में आपको आपके जो लोकल लैंग्वेज का एग्जाम है उसको पास करना होगा। ये जो आपका रिटन का एग्जाम हो टोटल 70 नंबर का होगा, 30 नंबर का आपका लोकल लैंग्वेज का एग्जाम होगा, टोटल 100 नंबर से आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाला है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं। देखो सबसे मेन है ये जो 70 नंबर का जो आपका रिटन एग्जाम है, ये इसमें आप जितना ज़्यादा स्कोर करोगे आपके सिलेक्शन के चांस उतने ही ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। यहाँ पर एक सबसे बात हो रही है, इस एग्जाम टोटल 70 क्वेश्चन आएंगे, 70 नंबर का पेपर होगा और इसके टोटल 4 सेशन हैं और यहाँ पर आपको चारों के चारों सेशन को पास करना है। बहुत सारे कैंडिडेटों के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी बेचारे की मैथ बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है। ठीक है, अब यदि आप सपोज डेट इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर कर लिया, जीके में बहुत अच्छा स्कोर कर दिया, रीजनिंग में बहुत अच्छा स्कोर कर दिया और आपने यदि मैथ में अच्छा स्कोर नहीं किया, मैथ में जो मिनिमम पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया था वो आपने क्वालिफाई नहीं किया, तो आप वहीं पर फेल हो जाओगे। मतलब चारों के चारों सेशन की अलग अलग कट ऑफ जाएगी, आपको चारों के चारों सेशन की कट ऑफ क्वालिफाई करनी होगी और उसके बाद आपको ओवरऑल कट ऑफ क्वालिफाई करनी होगी। इस तरीके से 2 पेज में आपको कट ऑफ क्वालिफाई करनी होगी। अब यहाँ पर इंग्लिश के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, जीके के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। एलिमेंट्री मैथ का मतलब है नॉर्मल मैथ आएगी। आप ये मत सोचना कि जो बैंकों में मैथ आती है ना उस लेवल की आएगी, नहीं भाई, एलिमेंट्री मैथ आएगी। 20 नंबर के 20 क्वेश्चन आएंगे और एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा जिसको हम रीजनिंग बोलते हैं, बिल्कुल नॉर्मल रीजनिंग आएगी, वही 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के। इस तरीके से 70 क्वेश्चन 70 नंबर के हो गए। अब यदि आप फाइनली सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आपको अब ये टारगेट लेना है कि इंग्लिश में आपके कम से कम 6 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, जीके के आपके कम से कम 15 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, एलिमेंट्री मैथ अर्थमेटिक जो मैथ है उसमें आपके कम से कम 17 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए और रीजनिंग में तो टारगेट ले लो कि 20 के 20 क्वेश्चन ही ठीक करने, बाकी कम से कम 18 क्वेश्चन तो आपको ठीक करने हैं। अब आप ये टारगेट ले लो, जब भी आप मॉक टेस्ट दो ना तो आपका स्कोर इससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, 6 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 18 प्लस हर एक मॉक टेस्ट में आपका स्कोर कम से कम इतना होना चाहिए और आपके ओवरऑल 70 में से लगभग 56 प्लस का स्कोर होना चाहिए। यदि आपका मॉक टेस्ट में इससे ज़्यादा स्कोर हो रहा है ना तो समझो आप बहुत अच्छे खासे लेवल से अच्छे खासी तैयारी कर रहे हो, आप यहाँ पर सेलेक्ट होने के टारगेट के साथ तैयारी कर रहे हो। और यदि आपका स्कोर मॉक टेस्टों में से कम हो रहा है ना तो समझो आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से अभी मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, और उसके बाद में जो आपका लोकल लैंग्वेज वाला जो टेस्ट होगा वो तो बाद की बात है। टोटल फॉर्म देखो, इसके जो फॉर्म है 2 बार एक बार ऑलरेडी भरे जा चुके हैं, फिर वो वैकेंसी कोर्ट में चली गई थी किसी कारणवश, अब दोबारा से इसके फॉर्म रीओपन हुए। तो पिछली बार जब फॉर्म अप्लाई हुए थे तब लगभग 3 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए थे और अब दोबारा से फॉर्म रीओपन हो रहे हैं तो कम से कम 1 लाख तो फॉर्म और भरे जाएंगे। तो ये मान के चलो कि मोटा मोटा यहाँ पर टोटल 4 लाख के आसपास फॉर्म टोटल भरे जाने वाले हैं। अब आप ये सोचोगे कि यार ये तो बहुत ज़बरदस्त तरीके का कंपटीशन हो गया भाई, 10वीं पास की वैकेंसी है। ठीक है, वो लोग भी यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करेंगे जिन्होंने पढ़ाई छोड़े मतलब कि कई साल हो गई, जो कहीं दूसरी जगह मजदूरी का काम कर रहे हैं, दूसरी जगह कोई काम कर रहे हैं, उन्होंने 10वीं पास कर रखी है, वो लोग भी यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करेंगे। ठीक है, जिस कैंडिडेट ने अब भी 10वीं पास की है ना उसको नहीं पता कि गवर्नमेंट जॉब क्या है किस तरीके से, उसने 10वीं पास कर ली और वो उसकी एज हो गई तो भाई वो भी फॉर्म भरेगा। उसका टारगेट ये रहेगा कि यार एक बार एग्ज़ाम तो देकर देखूं कि एग्ज़ाम किस तरीके से होगा। तो जो एग्ज़ाम जिन एग्ज़ामों में जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन कम होती है ना, जैसे 10वीं पास होती है 8वीं पास होती है ना, तो वहाँ पर नंबर ऑफ फॉर्म बहुत ज़्यादा आते हैं और तैयारी करने वाले कैंडिडेटों की जो संख्या होती है ना बहुत कम होती है। ठीक है, इसके अलावा प्लस पॉइंट क्या है कि यहाँ पर जो एसएससी सीजीएल की सीरियसली तरीके से तैयारी कर रहा है, कोई टीचर की सीरियसली तरीके से तैयारी कर रहा है, कोई पुलिस की सीरियसली तरीके से तैयारी कर रहा है, वो लोग यहाँ पर फॉर्म अप्लाई तो करेंगे लेकिन वो सीरियसली तरीके से इस एग्ज़ाम को लेकर नहीं चलने वाले। ठीक है, बहुत सारे लोग तो फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे, कुछ लोग कर भी देंगे ना फॉर्म अप्लाई, तो वो इस एग्ज़ाम को सीरियस लेके नहीं चलेंगे क्योंकि उनका टारगेट है कि यार हमें एसआई बनना है, कांस्टेबल बनना है, हमें टीचर बनना है, हमें एसएससी सीजीएल में लगना है। तो आपको बिल्कुल भी ये नहीं घबराना, ये आपको बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं सोचना कि यार यहाँ पर तो वो लोग भी फॉर्म अप्लाई करेंगे जिनका रीजनिंग मैथ इंग्लिश बहुत गजब तरीके से तैयार है। नहीं, यहाँ पर आपका जो कॉम्पिटिशन वो आपके लेवल के लोगों के बीच में रहने वाला है, तो ये यहाँ पर एक सबसे प्लस पॉइंट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।
अब सैलरी के बारे में डिस्कस करें। भाई आपका जो शुरुआती बेसिक पे है ज्वाइनिंग के बाद वो रहने वाला है 14,500 रुपये। फिर डीए मिलेगा, डीए फिलहाल में 50% मिल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, तो 14,500 का 50% निकालते हैं तो 7,250 रुपये आपका डीए बन गया। एचआरए 10%, 20%, 30% के अकॉर्डिंग मिलता है। मोस्टली जो सेंट्रल बैंक की ब्रांच है वो ऐसे एरिया में जहाँ पर 10% एचआरए मिलता है, बाकी जरूरी भी नहीं है। जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसी सिटी में आपका यदि ड्यूटी रहती है तो वहाँ पर आपको 30% एचआरए मिलेगा। बिल्कुल गांव की ब्रांच में रहती है तो आपको 10% एचआरए मिलेगा, और जो बीच के शहर है उनमें यदि आपकी ड्यूटी रहती है तो 20% एचआरए मिलेगा। वो डिपेंड करेगा कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पर रहती है। यहाँ पर हम 10% के अकॉर्डिंग लेके चल रहे हैं 2900 रुपये, ठीक है। सॉरी 20% के अकॉर्डिंग लेके चल रहे हैं 2900 रुपये। इसके अलावा आपको अदर अलाउंस के तौर पर लगभग 1000 रुपये के आसपास मिलेंगे। कोई छोटे छोटे कई अलाउंस मिलेंगे तो उनके टोटली कुल मिलाकर 1000 रुपये के आसपास हो जाएंगे, ठीक है। एचआरए हमने यहाँ पर 20% के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया है। तो इस तरीके से आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी बनेगी 25,650 रुपये। अब इसमें कुछ कटौतियाँ होंगी, जैसे एनपीएस कटेगा 2,175 रुपये का, सीजीजीआईएस के 120 रुपये कटेंगे, टोटल कटौती होगी 2295 रुपये की। अब आपके दिमाग में आया होगा कि यार ये 2175 रुपये फ्री के कट गए। ध्यान रखना भाई, ये 175 रुपये फ्री के नहीं कटे। जब इनके बारे में आपको पता चलेगा तो मोटिवेशन मिलेगा कि यार ये तो जितना ज़्यादा कटे उतना ही मजा है। जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी गवर्नमेंट के द्वारा, उसी दिन आपको एक एनपीएस अकाउंट खोला जाएगा। आपके बेसिक पे और डीए दोनों का 10% अमाउंट आपकी ग्रोस सैलरी में से काटकर आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। आपका बेसिक पे और डीए दोनों का 14% जितना अमाउंट गवर्नमेंट अपनी खुद की तरफ से बिल्कुल फ्री में हर महीने आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। तो आपके एनपीएस अकाउंट में हर महीने 24% अमाउंट आएगा, 10% जो आपका कटा और 14% जो गवर्नमेंट ने ट्रांसफर किया, ठीक है। अब इसके ऊपर आपको सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ब्याज मिलना शुरू हो जाएगा, और जब आप रिटायरमेंट लेके आओगे ना तो एक बहुत अच्छे खासे मकान के रुपए लेके आओगे आप। इतना अच्छा खासा यहाँ पर आपको अमाउंट मिलने वाला है रिटायरमेंट के टाइम, ठीक है। तो ये जो 2175 है ना, ये तो बहुत अच्छी बात है, जितना ज़्यादा कटेगा उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट है। ये सीजीजीआईएस के जो 120 रुपये कट रहे हैं ना, इसमें आपको और आपकी पूरी फैमिली को बिल्कुल फ्री मेडिकल फैसिलिटी, 1 लाख रुपए से लेकर चाहे 1 करोड़ रुपए तक का आप इलाज करवाओ, बिल्कुल फ्री में इलाज होगा, 1 रुपए पॉकेट से खर्च नहीं होगा, ठीक है। तो टोटली कुल मिलाकर यदि हम नेट सैलरी के बारे में डिस्कस करें, जो पहले महीने आपके अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी वो रहेगी 23,355 रुपये। अब ये बहुत अच्छी खासी सैलरी है। आप यदि कहीं दुकान पर जाके काम करोगे या कहीं बाहर काम करोगे ना, तो भाई 15,000 रुपये सैलरी देंगे, और सुबह 7 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक काम करवाएंगे, जिसमें ना किसी तरीके से प्रमोशन होगा, ना किसी तरीके से सैलरी इंक्रीजमेंट होगा, ठीक है। जब आप 10-15 साल काम कर लोगे ना, तब कहीं जाके आपकी सैलरी 25,000 पहुंचेगी। और यहाँ पर जो आपकी सैलरी है ना, वो हर साल 3% के अकॉर्डिंग बढ़ेगी। ध्यान रखना, जब आप रिटायरमेंट लेके आओगे ना, तो आपकी जो सैलरी है ना वो 1 लाख रुपए के आसपास रहेगी। 1 लाख की बात कर रहा हूँ मैं। और वहीं यदि आप किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो, और यदि जिस टाइम आप रिटायरमेंट होगे ना, 60 साल के हो जाओगे, उस टाइम आपकी सैलरी बड़ी मुश्किल से 35-40 हज़ार तक पहुंचेगी। तो बहुत गजब की जॉब है। बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है, पॉजिटिव रहकर, मोटिवेट रहकर ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करनी है। बहुत शानदार जॉब है। कोई काम छोटा, कोई काम बड़ा नहीं होता। बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं है, बहुत ज़्यादा खराब जॉब प्रोफाइल नहीं है। बहुत अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, सैलरी शानदार है। तो सारा सीन सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि मैंने ये जो वीडियो बनाया है इसका आपके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।